क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसके परदादा, दादी और पिता सभी देश के प्रधानमंत्री रहे हों? एक ऐसा इंसान जिसे जन्म से ही एक ऐसी विरासत मिली जिसे संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और फिर उसी इंसान को उसी देश की राजनीति में इस कदर निशाना बनाया गया कि उसकी पहचान का हर हिस्सा उपहास का पात्र बन गया। ये कहानी किसी आम राजनेता की नहीं है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे लोगों ने पहले एक युवराज के रूप में देखा, फिर एक पप्पू के रूप में उसका उपहास किया और आज उसे एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जिसने हर तंज, हर हार और हर आलोचना को अपनी ताकत बना लिया है। यह कहानी है राहुल गांधी की, और यकीन मानिए राहुल गांधी होना आसान नहीं है। चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी के सफर की यह अनकही कहानी। अध्याय नंबर 1, एक नाम का बोझ, विरासत का ताज और कांटों का सफर। भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। गांधी नेहरू परिवार का नाम भी कुछ ऐसा ही है। जब 1970 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर एक बेटे का जन्म हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा भारतीय राजनीति के सबसे विशाल तूफानों का सामना करने वाला है। उसका नाम रखा गया राहुल। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक विरासत थी, एक उम्मीद थी और एक बहुत विशाल बोझ भी था। आप कल्पना कीजिए, जब एक बच्चा अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आसपास के माहौल से सीखता है। राहुल गांधी का माहौल कोई आम घर नहीं था। वह घर था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। वह घर जहां देश की किस्मत के अहम फैसले लिए जाते थे। उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी और फिर एक नए भारत की नींव रखी। उनकी कहानियां, उनके आदर्श उस घर की दीवारों में गूंजते थे। राहुल ने बचपन से ही अपने परदादा की तस्वीरें देखी, उनके किस्से सुने। उन्होंने सुना कि कैसे नेहरू जी ने एक बिखरे हुए देश को एकजुट किया और दुनिया के मंच पर भारत को एक नई पहचान दी। यह सब सुनना किसी भी बच्चे के लिए गर्व की बात होती, लेकिन राहुल के लिए यह सिर्फ गर्व नहीं बल्कि एक पैमाना भी था। एक ऐसा पैमाना जिस पर भविष्य में उन्हें हर कदम पर तौला जाने वाला था। उनकी दादी इंदिरा गांधी, जिन्हें दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती थी, उस वक्त देश की सबसे शक्तिशाली शख्सियत थी। राहुल उनके बेहद करीब थे। वह अपनी दादी के साथ खेलते थे, उनके साथ वक्त बिताते थे, लेकिन उस खेल खेल में भी वह उस शक्ति और जिम्मेदारी के माहौल को महसूस करते थे जो उनकी दादी के चारों ओर हमेशा मौजूद रहता था। उनके घर पर अहम नेता आते थे, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आते थे और इन सब के बीच एक छोटा सा बच्चा अपनी दुनिया बना रहा था। उसे शायद तब यह समझ नहीं आता था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन अवचेतन रूप से वह यह सीख रहा था कि सत्ता और राजनीति क्या होती है। यह एक ऐसा बचपन था जो बाहर से देखने पर किसी राजकुमार जैसा लगता था। एक सुनहरा पिंजरा, सारी सुख सुविधाएं थीं, सुरक्षा थी, सम्मान था, लेकिन शायद एक आम बच्चे की तरह गलियों में खेलने की, दोस्तों के साथ बेफिक्र घूमने की आजादी नहीं थी। हर कदम पर सुरक्षाकर्मी होते थे, हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। यह उस नाम की कीमत थी जो उन्हें जन्म से मिला था। एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास से संबंधित था, एक ऐसा नाम जिसने भारत को बहुत कुछ दिया था, लेकिन साथ ही बहुत विशाल कुर्बानियां भी दी थीं। उनके पिता राजीव गांधी राजनीति से कोसों दूर थे। वह एक पायलट थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। वह नहीं चाहते थे कि राजनीति का साया उनके परिवार पर आए। वह अपने बच्चों को एक सामान्य जीवन देना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई और फिर हालात ऐसे बने कि राजीव गांधी को अपनी मां का साथ देने के लिए राजनीति में आना हुआ। राहुल ने अपने पिता को परिवर्तित होते देखा, एक हंसमुख बेफिक्र पायलट से एक गंभीर राजनेता बनते हुए। उन्होंने देखा कि कैसे राजनीति एक इंसान को बदल देती है, कैसे उसकी निजी जिंदगी सार्वजनिक हो जाती है। यह सब देखकर शायद उनके मन में राजनीति के प्रति एक डर, एक तरह की अरुचि पैदा हो रही थी। वह देख रहे थे कि जिस राजनीति ने उनके परिवार को इतना सम्मान दिया, वही राजनीति उनके परिवार की खुशियां भी छीन रही थी। उनके चारों ओर एक ऐसा माहौल था जहां देश की सेवा एक परम कर्तव्य माना जाता था, लेकिन उस कर्तव्य की कीमत बहुत विशाल थी। उन्हें यह सिखाया जा रहा था कि देश सबसे पहले आता है, परिवार बाद में। लेकिन एक बच्चे के लिए यह समझना कितना मुश्किल होता है कि देश के लिए अपने परिवार की खुशियों की कुर्बानी क्यों देनी होती है। यह विरासत सिर्फ सत्ता और प्रधानमंत्री पद की नहीं थी, यह विरासत थी कुर्बानियों की, संघर्ष की और दर्द की। यह उस परिवार की कहानी थी जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जेल गए और फिर देश के निर्माण में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस विरासत का बोझ राहुल गांधी के कंधों पर अनजाने में ही डाल दिया गया था। लोग उन्हें नेहरू के परपोते,
इंदिरा के पोते और राजीव के बेटे के रूप में देखते थे। उनकी अपनी पहचान इस भारी भरकम विरासत के नीचे कहीं दबी हुई थी। हर कोई उनसे उम्मीद करता था कि वह भी एक दिन अपने पूर्वजों की तरह देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन क्या वह खुद यह चाहते थे? क्या वह इस बोझ को उठाने के लिए तैयार थे, या वह अपनी एक अलग राह बनाना चाहते थे? यह एक ऐसा सवाल था जो उनके मन में जरूर चलता होगा। एक तरफ परिवार की उम्मीदें और देश की नजरें थीं, और दूसरी तरफ एक युवा मन था जो अपनी पहचान बनाना चाहता था। यह संघर्ष उनके जीवन की कहानी का पहला अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जिसने उनके आने वाले कल की नींव रखी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह विरासत का ताज, जिसे दुनिया इतने सम्मान से देखती है, जल्द ही उनके लिए कांटों का एक ऐसा ताज बनने वाला था जो उनके पूरे वजूद को लहूलुहान कर देगा। और इस दर्द की शुरुआत एक ऐसी घटना से होने वाली थी जो न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देगी। अध्याय नंबर 2, त्रासदी के निशान। जब बचपन ने अलविदा कहा। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देती हैं। राहुल गांधी की जिंदगी में ऐसी एक नहीं बल्कि 2 घटनाएं हुई, और दोनों ने उनके बचपन और उनकी मासूमियत को वक्त से बहुत पहले छीन लिया। पहली घटना घटी 31 अक्टूबर 1984 को। उस दिन राहुल सिर्फ 14 साल के थे। वह स्कूल में थे जब उन्हें खबर मिली कि उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ है। जब तक वह घर पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनकी प्यारी दादी, जिनके साथ वह खेलते थे, जिनकी उंगली थाम कर वह चलते थे, अब इस दुनिया में नहीं थी। और उनकी मृत्यु किसी बीमारी या हादसे से नहीं हुई थी, बल्कि उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला था। आप उस 14 साल के बच्चे के मन की स्थिति की कल्पना कीजिए, जिसने अपनी दादी के बेजान शरीर को देखा होगा, जिसने उस घर में मातम का वो मंजर देखा होगा जहां कल तक देश की सबसे ताकतवर महिला का राज था। यह सिर्फ एक परिवार के लिए मैट नहीं था, यह पूरे देश के लिए एक सदमा था। लेकिन राहुल के लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति थी, एक ऐसा घाव जो शायद कभी नहीं भर सकता था। इस घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रातों रात उनके घर का माहौल बदल गया। सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई कि घर एक किले जैसा लगने लगा। राहुल और उनकी बहन प्रियंका को स्कूल से निकाल लिया गया। उनकी शिक्षा घर पर ही होने लगी। दोस्तों से मिलना जुलना, बाहर जाना, सब बंद हो गया। एक 14 साल का युवा जो अपनी दुनिया में मस्त था, अब अपने ही घर में कैद हो गया था। यह सुरक्षा उनकी जान बचाने के लिए थी, लेकिन इसने अनजाने में उन्हें बाहरी दुनिया से काट दिया। उन्हें यह एहसास दिलाया गया कि उनकी जान को खतरा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इंदिरा गांधी के पोते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे समझना और स्वीकार करना किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। उनके पिता राजीव गांधी, जो कुछ वक्त पहले तक राजनीति से दूर थे, अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। उन पर अपनी मां को खोने के दुख के साथ साथ देश को संभालने की भारी जिम्मेदारी भी आ गई थी। राहुल ने अपने पिता को इस दोहरी भूमिका में संघर्ष करते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक इंसान अपने व्यक्तिगत दुख को भुलाकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता है। यह सब उनके कोमल मन पर बहुत गहरा असर डाल रहा था। वह राजनीति के उस क्रूर चेहरे को देख रहे थे जो अपनों को भी नहीं बख्शता। अभी वह इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि 7 साल बाद 21 मई 1991 को उनकी जिंदगी में एक और भयानक तूफान आया। इस बार निशाना बने उनके पिता राजीव गांधी। राहुल उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले रहे थे। उन्हें एक फोन कॉल पर खबर मिली कि तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में उनके पिता की हत्या कर दी गई है। यह खबर उनके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया, और उसी क्रूर राजनीति के हाथों जिसने 7 साल पहले उनकी दादी को उनसे छीना था। इस बार का दर्द और भी गहरा था। उन्होंने सिर्फ अपना पिता नहीं खोया था, बल्कि उस इंसान को खोया था जो उनकी ढाल था, जो उन्हें राजनीति के साए से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस घटना के बाद गांधी परिवार पर जो बीती, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोनिया गांधी ने अपने पति को खोया था, और राहुल और प्रियंका ने अपने पिता को, और यह सब उनकी आंखों के सामने हुआ था। उन्होंने राजनीति की सबसे भयानक कीमत चुकाई थी। 2 वंशों ने देश की सेवा में अपनी जान दे दी थी। इन 2 त्रासदियों ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हिंसा और नफरत को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इंसानी जानों से खेलती हैं। इन अनुभवों ने उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा सतर्क और शायद कुछ अंतर्मुखी बना दिया। वह सार्वजनिक जीवन से, कैमरों की चकाचौंध से और राजनीति की दुनिया से दूर रहना चाहते थे। वह एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे, एक ऐसी जिंदगी जहां उन्हें अपनी जान का खतरा ना हो, जहां उन्हें अपने परिवार को खोने का डर न हो। इसीलिए अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह भारत वापस नहीं आए। वह लंदन चले गए और वहां एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम करने लगे।
उन्होंने अपनी पहचान भी छुपाई ताकि कोई यह न जान सके कि वह राजीव गांधी के बेटे हैं। वह उस विरासत से, उस नाम से भाग रहे थे जिसने उन्हें इतना कुछ दिया था, लेकिन उनसे उनका सब कुछ छीन भी लिया था। वह उस दुनिया से दूर जाना चाहते थे जहां उनके अपनों का खून बहा था। लेकिन क्या कोई अपनी किस्मत से भाग सकता है? क्या वह उस जिम्मेदारी से मुंह फेर सकते थे जो इतिहास ने उनके कंधों पर डाल दी थी? लंदन के मार्गों पर एक आम इंसान की तरह घूमते हुए राहुल शायद ये सोचते होंगे कि उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत की राजनीति और उनके परिवार की विरासत उन्हें वापस खींच कर लाने वाली थी। एक ऐसी दुनिया में जहां उन्हें न सिर्फ अपने डर का सामना करना था, बल्कि एक ऐसी लड़ाई भी करनी थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय नंबर 3, अनिच्छुक राजकुमार। राजनीति के चक्रव्यूह में एक अनमना योद्धा। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे विशाल दुखों से गुजरता है तो वह अक्सर एक खोल में सिमट जाता है। राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी दादी और पिता को खोने के बाद उन्होंने राजनीति और सार्वजनिक जीवन से एक लंबी दूरी बना ली थी। वह विदेश में रहते थे, एक आम नौकरी करते थे और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। वह उस गांधी नेहरू टैग से बाहर निकलना चाहते थे जो उन्हें सुरक्षा के साथ साथ एक अंतहीन दर्द भी देता था। आप सोचिए, जिस इंसान ने राजनीति को इतनी क्रूरता से अपने परिवार को छीनते हुए देखा हो, वह भला क्यों उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहेगा? उनका राजनीति में न आने का फैसला सिर्फ उनका अपना नहीं था, बल्कि उन त्रासदियों का परिणाम था जिन्होंने उनके जीवन को हिलाकर रख दिया था। वह जानते थे कि राजनीति का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों भरा एक ऐसा ताज है जिसे पहनने वाले को हर पल लहूलुहान होना होता है। उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को देखा था, जो एक पायलट के रूप में एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्हें मजबूरी में राजनीति में आना हुआ और अंत में उसी राजनीति ने उनकी जान ले ली। राहुल यह गलती दोहराना नहीं चाहते थे, लेकिन भारत में गांधी परिवार का सदस्य होना सिर्फ एक पारिवारिक पहचान नहीं है, यह एक राजनीतिक विरासत भी है। उनकी मां सोनिया गांधी अपने पति की मृत्यु के बाद राजनीति से दूर थीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव लगातार अधिक होता जा रहा था। पार्टी बिखर रही थी और सबको लगता था कि सिर्फ गांधी परिवार ही उसे एकजुट रख सकता है। आखिरकार भारी दबाव के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी दबाव अधिक होने लगा। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन्हें भविष्य के नेता के रूप में देखते थे। अमेठी और रायबरेली, जो उनके परिवार की पारंपरिक सीटें थीं, वहां के लोग उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते थे। यह एक अजीब सी स्थिति थी। एक तरफ राहुल थे जो अपनी निजी जिंदगी जीना चाहते थे, और दूसरी तरफ एक पूरी पार्टी और लाखों कार्यकर्ता थे जो उनमें अपना भविष्य देख रहे थे। इसे आप एक अनिच्छुक राजकुमार की कहानी कह सकते हैं। एक ऐसा राजकुमार जो सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता, लेकिन उसकी प्रजा उसे राजा के रूप में देखना चाहती है। यह एक बहुत विशाल मानसिक संघर्ष था, अपनी इच्छाओं और दूसरों की उम्मीदों के बीच का संघर्ष। आखिरकार 2004 में लंबे वक्त तक सोचने और शायद अपनी मां और पार्टी के नेताओं के समझाने के बाद राहुल गांधी ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता की पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा की। जब उन्होंने यह फैसला लिया तो पूरे देश की नजरें उन पर थीं। लोगों को उनमें उनके पिता, उनकी दादी और उनके परदादा की छवि दिख रही थी। मीडिया ने उन्हें भारतीय राजनीति के युवराज के रूप में पेश किया। उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। लोगों को लगता था कि वह आएंगे और कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस ले आएंगे। लेकिन राहुल का अंदाज बहुत अलग था। वह पारंपरिक राजनेताओं की तरह नहीं थे। वह भाषण देने में बहुत सहज नहीं थे। वह भीड़ के साथ तुरंत घुल मिल नहीं पाते थे। उनका तरीका ज्यादा कॉरपोरेट जैसा था। वह सिस्टम को समझने, संगठन को मजबूत करने और युवाओं को राजनीति से संबंधित करने की बात करते थे। वह भारत को एक अलग नजरिए से देख रहे थे, एक ऐसा नजरिया जो शायद उस वक्त के पारंपरिक राजनीतिक ढांचे में फिट नहीं बैठता था। उनका राजनीति में आना किसी फिल्मी हीरो की एंट्री जैसा नहीं था। यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश था जो इस दुनिया में पूरी तरह से तैयार होकर नहीं आया था, बल्कि जिसे हालात ने यहां आने पर मजबूर कर दिया था। वह सीख रहे थे, समझ रहे थे, और इस प्रक्रिया में उनसे गलतियां भी हो रही थीं। वह अक्सर ऐसे बयान दे देते थे जिनका गलत मतलब निकाला जाता था। उनके भाषणों में वह धार नहीं थी जो लोगों को तुरंत आकर्षित कर ले। वह एक ऐसे योद्धा की तरह थे जिसे एक ऐसे चक्रव्यूह में धकेल दिया गया था जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे पता नहीं था। वह मुकाबला तो करना चाहता था, लेकिन उसे दुश्मन के हथियारों और चालों का अंदाजा नहीं था। वह राजनीति को परिवर्तित करना चाहते थे, लेकिन राजनीति उन्हें अपने हिसाब से परिवर्तित कर रही थी। लोगों ने, खासकर विपक्ष ने, उनकी इस हिचकिचाहट को, उनकी इस अनुभवहीनता को उनकी कमजोरी के रूप में देखना शुरू कर दिया। जो मीडिया कल तक उन्हें युवराज कह रहा था,
अब वही उनकी हर छोटी विशाल गलती पर सवाल उठाने लगा था। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके सामने जो चुनौती है वह सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। उनके सामने एक ऐसी राजनीतिक ताकत उपस्थित हो रही थी जो सिर्फ उन्हें हराना नहीं चाहती थी, बल्कि उनकी पहचान को, उनकी विरासत को और उनके वजूद को ही मिटा देना चाहती थी। और इस लड़ाई का सबसे विशाल हथियार बनने वाला था सोशल मीडिया, एक ऐसा मंच जहां सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। राहुल गांधी राजनीति के चक्रव्यूह में तो प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस चक्रव्यूह का सबसे खतरनाक द्वार अभी खुलना बाकी था। एक ऐसा द्वार जहां शब्दों और तस्वीरों के बाणों से उनकी छवि को तार तार कर दिया जाना था। अध्याय नंबर 4, पहले कदम और पहली ठोकर। जब राजनीति ने इम्तिहान लेना शुरू किया, राजनीति के मैदान में उतरना एक बात है और उस मैदान में टिके रहना बिल्कुल दूसरी बात। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से विशाल जीत के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत तो कर दी, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। वह सांसद बन गए थे और अब उन्हें खुद को साबित करना था। उनके शुरुआती साल सीखने और समझने में बीते। उन्होंने भारतीय राजनीति को जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश की। उन्होंने देश भर का दौरा किया, किसानों से मिले, दलितों के घर गए, छात्रों से बात की। वह उन समस्याओं को समझना चाहते थे जिनसे आम आदमी हर रोज जूझता है। उनका इरादा नेक था, लेकिन उनका तरीका शायद उस वक्त की राजनीति के लिए नया था। वह अचानक किसी गरीब के घर खाना खाने पहुंच जाते या किसी गांव में रात गुजार लेते। उनके आलोचकों ने इसे पॉलिटिकल टूरिज्म या फोटो खिंचवाने का मौका कहकर खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ दिखावा है। शायद लोग एक ऐसे नेता के आदी हो चुके थे जो मंच से गरजता हो, विशाल वादे करता हो। राहुल का शांत और धीमा तरीका लोगों को आसानी से समझ नहीं आया। उन्होंने अपना ध्यान मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के युवा संगठनों यानी इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को मजबूत करने पर लगाया। वह चाहते थे कि पार्टी में युवाओं की भागीदारी अधिक हो और नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो। उन्होंने इन संगठनों में आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। यह एक बहुत विशाल और क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि भारतीय राजनीति में ज्यादातर पदों पर मनोनयन होता है, चुनाव नहीं। वह राजनीति से परिवारवाद और वंशवाद को खत्म करना चाहते थे, जो कि एक विडंबना थी, क्योंकि वह खुद उसी वंशवाद का सबसे विशाल प्रतीक माने जाते थे। उनका यह प्रयास पार्टी के पुराने नेताओं को भी पसंद नहीं आया, जिन्हें अपनी शक्ति छिन जाने का डर था। तो एक तरफ वह विपक्ष के निशाने पर थे और दूसरी तरफ उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर से भी चुनौतियों का सामना करना होता था। वह एक ऐसा सिस्टम बदलने की कोशिश कर रहे थे जो दशकों से एक ही ढर्रे पर चल रहा था, और ऐसा करना कभी आसान नहीं होता। इसी दौरान सार्वजनिक मंचों पर उनकी अनुभवहीनता भी सामने आने लगी। वह भाषण देने में उतने कुशल नहीं थे। कई बार बोलते बोलते वह कुछ ऐसी बातें कह जाते थे जो या तो अधूरी होती थीं या जिनके कई मतलब निकाले जा सकते थे। उनके विरोधी इन मौकों को हाथ से जाने नहीं देते थे। उनके भाषणों की छोटी छोटी क्लिप्स को एडिट करके फैलाया जाने लगा। उनके हर बयान का उपहास किया जाने लगा। यह वह दौर था जब भारत में सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों का प्रभाव अधिक हो रहा था। हर चीज एक ब्रेकिंग न्यूज थी और हर बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया आती थी। राहुल गांधी इस नई मीडिया संस्कृति के लिए तैयार नहीं थे। वह एक गंभीर और नीतिगत चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मीडिया को सिर्फ मसालेदार हेडलाइंस चाहिए थी। उनकी हर छोटी सी गलती को अधिक करके पेश किया जाता था। अगर वह संसद में कोई कागज देख रहे होते तो कहा जाता कि उन्हें कुछ आता नहीं। अगर वह मुस्कुरा देते तो कहा जाता कि वह गंभीर नहीं है। धीरे धीरे एक सोची समझी रणनीति के तहत उनकी एक ऐसी छवि बनाई जाने लगी जो एक गंभीर और सक्षम नेता की नहीं थी। यह उनके लिए एक बहुत विशाल ठोकर थी। वह मेहनत कर रहे थे, देश को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत से ज्यादा उनकी गलतियों पर ध्यान दिया जा रहा था। वह शायद यह नहीं समझ पा रहे थे कि आज की राजनीति सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि अपने काम को दिखाने और अपने खिलाफ हो रहे प्रचार का सही तरीके से जवाब देने की भी है। वह इस दूसरे मोर्चे पर लगातार कमजोर साबित हो रहे थे। उनके पास अपने विरोधियों के हमलों का कोई ठोस जवाब नहीं होता था। वह या तो चुप रह जाते थे या फिर कोई ऐसी बात कह देते थे जिससे मामला और खराब हो जाता था। यह उनके राजनीतिक जीवन का वह चरण था जहां वह लगातार लड़खड़ा रहे थे। वह एक ऐसी पिच पर बल्लेबाजी करने उतरे थे जिसके मिजाज को वह समझ ही नहीं पा रहे थे और चारों तरफ से उन पर बाउंसर फेंके जा रहे थे। लोग भूल गए थे कि उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किन परिस्थितियों में किया था। लोग भूल गए थे कि वह उस परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए विशाल कुर्बानियां दी हैं। अब वह सिर्फ एक ऐसे नेता के रूप में देखे जा रहे थे जो गलतियां करता है, जो ठीक से बोल नहीं पाता और जो शायद राजनीति के लिए बना ही नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत थी। इन छोटी छोटी ठोकरों और गलतियों से ही वह इमारत बनाई जा रही थी जो आने वाले वक्त में उनकी पहचान बनने वाली थी।
एक ऐसी पहचान जिसे बनाने में उनके विरोधियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और उस पहचान का नाम था पप्पू। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक राजनीतिक हथियार था जिसे राहुल गांधी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। अध्याय नंबर 5, एक छवि का निर्माण। जब राहुल को पप्पू बना दिया गया। राजनीति में किसी नेता को हराने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप उसे चुनाव में हरा दें, और दूसरा, आप उसकी छवि को ही इस तरह से परिवर्तित कर दें कि जनता उसे एक नेता के रूप में स्वीकार ही न करे। राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया गया, और इतने विशाल पैमाने पर किया गया कि यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक केस स्टडी बन गया है। यह कहानी है कि कैसे एक इंसान की पहचान को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई। यह कहानी है पप्पू नामक एक छवि के निर्माण की। यह शब्द सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। इस रणनीति का मकसद सिर्फ राहुल गांधी का उपहास करना नहीं था, बल्कि भारतीय जनता के मन में यह बात बैठा देना था कि यह व्यक्ति नेतृत्व करने के काबिल ही नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो रैलियों और भाषणों में नहीं, बल्कि हमारे और आपके मोबाइल फोन पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर किया जा रहा था। इसकी शुरुआत 2010 के बाद हुई, जब भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेजी से अधिक हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी, जो उस वक्त विपक्ष में थी, ने इस नए माध्यम की ताकत को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने एक बहुत मजबूत और संगठित आईटी सेल बनाया, जिसका काम सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार करना नहीं था, बल्कि मुख्य विपक्षी नेता यानी राहुल गांधी की छवि पर लगातार हमला करना भी था। यह काम बहुत ही चतुराई से किया गया। सबसे पहले उनके भाषणों को निशाना बनाया गया। राहुल गांधी के लंबे भाषणों में से कुछ सेकंड की क्लिप काटी जाती थी, जिसमें वह या तो जुबान से फिसल गए हों या कोई अधूरी बात कह रहे हों। फिर उस क्लिप को बिना किसी संदर्भ के सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता था। लाखों लोग उस छोटी सी क्लिप को देखते थे और यह मान लेते थे कि राहुल गांधी को बोलना ही नहीं आता। उनके पूरे भाषण को सुनने की जहमत कोई नहीं उठाता था। धीरे धीरे यह एक ट्रेंड बन गया। हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके भाषण के छोटे छोटे अंश निकालकर उनका उपहास किया जाता था। इसके बाद नंबर आया मीम्स का। मीम्स यानी मजाकिया तस्वीरें और वीडियो। राहुल गांधी की तस्वीरों को एडिट करके उन पर मजाकिया कैप्शन लिखकर हजारों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेजों पर शेयर किया जाने लगा। इन मीम्स में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता था जो नासमझ है, जिसे देश की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं है और जो सिर्फ अपनी मां के कहने पर राजनीति कर रहा है। यह एक ऐसा हमला था जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। आप एक राजनीतिक आरोप का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप एक मजाक का जवाब कैसे देंगे? अगर आप इसका विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि आप में हास्य की भावना नहीं है। अगर आप चुप रहते हैं तो यह मान लिया जाता है कि जो दिखाया जा रहा है वह सच है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस नए तरह के हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ कुछ लोगों की शरारत है, लेकिन यह शरारत नहीं थी, यह एक युद्ध था। इस अभियान को और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ न्यूज चैनलों और मीडिया घरानों का भी इस्तेमाल किया गया। बहसों में राहुल गांधी के खिलाफ बने इस नैरेटिव को बार बार दोहराया जाता था। उनके बयानों को परिवर्तित करके पेश किया जाता था। अगर वह आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करते थे तो उसे इस तरह से दिखाया जाता था जैसे वह कह रहे हों कि आलू फैक्ट्री में उगता है। इस तरह की हजारों झूठी और आधी अधूरी खबरों के जरिए लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया कि राहुल गांधी एक पप्पू हैं। यह शब्द इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि लोग उनका असली नाम भूलकर उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। यह एक नेता का चरित्र हनन था जो बहुत ही क्रूर और निर्मम तरीके से किया जा रहा था। इसका असर यह हुआ कि राहुल गांधी जब कोई गंभीर मुद्दा भी उठाते थे, जैसे कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप या किसानों की आत्महत्या का मुद्दा, तो लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि यह तो पप्पू है, यह क्या बोलेगा। उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को लगभग खत्म कर दिया गया था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें राहुल गांधी अकेले रह गए थे। उनकी अपनी पार्टी भी उन्हें ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रही थी। वह एक ऐसी छवि के कैदी बन गए थे जिसे उनके दुश्मनों ने उनके लिए बनाया था। और इस छवि का सबसे विशाल इम्तिहान 2014 के आम चुनावों में होने वाला था। एक ऐसा चुनाव जो न सिर्फ देश की बल्कि राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य की भी दिशा तय करने वाला था। अध्याय नंबर 6, राजनीतिक वनवास। हार, निराशा और इस्तीफे का दौर। जब किसी योद्धा की छवि को युद्ध से पहले ही मिट्टी में मिला दिया जाए तो उसका हारना लगभग तय हो जाता है। 2014 के आम चुनाव राहुल गांधी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुए। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि उस नैरेटिव की जीत थी जिसे सालों की मेहनत से उनके खिलाफ निर्मित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बहुत शक्तिशाली अभियान चलाया।
जिसमें विकास और अच्छे दिनों के वादे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन लोगों को राहुल गांधी में वह नेता नहीं दिखा जो देश को आगे ले जा सके। उन्हें वही छवि दिख रही थी जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों ने उन्हें दिखाई थी, एक अनुभवहीन, गंभीर न रहने वाला और अनिच्छुक राजनेता। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपनी इतिहास के सबसे बुरे प्रदर्शन पर सिमट गई। उसे सिर्फ 44 सीटें मिली। यह एक ऐसी हार थी जिसने पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया। राहुल गांधी ने अमेठी से अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन वह उस तूफान को नहीं रोक पाए जिसने उनकी पार्टी को लगभग समाप्त ही कर दिया था। यह हार राहुल गांधी के लिए एक बहुत विशाल झटका था। यह उनके नेतृत्व पर एक जनमत संग्रह की तरह था और जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया था। इस हार के बाद उन पर चौतरफा हमले होने लगे। पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठने लगीं। कई मुख्य नेताओं ने दबी जुबान में हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा। मीडिया ने उन्हें एक विफल नेता घोषित कर दिया। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर था। वह विपक्ष में थे, लेकिन उनकी आवाज में वह दम नहीं था जो सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके। उन्होंने संसद में और बाहर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सूट बूट की सरकार जैसे नारे दिए, किसानों की जमीन अधिग्रहण के बिल का जोरदार विरोध किया और जीएसटी को लेकर सरकार की आलोचना की। लेकिन उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उनकी हर कोशिश को उनके पुराने पप्पू वाले नैरेटिव से संबंधित करके देखा जाता था। वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 2014 से 2019 तक के 5 साल उनके लिए एक तरह का राजनीतिक वनवास थे। वह अध्यक्ष भी बने, लेकिन पार्टी को फिर से स्थापित करने की उनकी हर कोशिश नाकाम होती रही। एक के बाद एक राज्यों के चुनावों में कांग्रेस हारती गई। ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी अब कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो शायद पहले किसी ने नहीं की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे और व्यक्तिगत हमले करने शुरू कर दिए। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर उन्होंने चौकीदार चोर हैं का नारा दिया। उन्हें लगा कि अगर वह प्रधानमंत्री की छवि पर सीधा प्रहार करेंगे तो शायद लोग उनकी बात सुनेंगे। लेकिन यह दांव भी उल्टा साबित हुआ। लोगों ने इसे एक हताश नेता का हमला माना और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने अपमान से संबंधित करके चुनावी फायदा उठा लिया। 2019 के चुनाव आए और इस बार नतीजा 2014 से भी ज्यादा बुरा था। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई और सबसे विशाल सदमा तो यह था कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से भी चुनाव हार गए। अमेठी की हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, यह प्रतीकात्मक रूप से उस विरासत की हार थी जिसे वह ढो रहे थे। यह उस परिवार के लिए एक बहुत विशाल झटका था जिसने वंशों से अमेठी का प्रतिनिधित्व किया था। इस हार के बाद राहुल गांधी पूरी तरह से हताश हो गए। उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा कि वह अकेले ही बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से मुकाबला कर रहे थे और पार्टी के कई मुख्य नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। यह एक तरह से उनका दर्द था जो बाहर आया था। उन्होंने महसूस किया कि वह एक ऐसी लड़ाई कर रहे हैं जिसमें वह बिल्कुल अकेले हैं। उनका इस्तीफा देना एक बहुत विशाल कदम था। कई लोगों ने इसे मैदान त्याग कर भागना कहा तो कुछ ने इसे उनकी राजनीतिक समझ की कमी बताया, लेकिन शायद यह उनके लिए जरूरी था। शायद उन्हें उस पद के बोझ से मुक्त होने की जरूरत थी ताकि वह यह सोच सकें कि आगे क्या करना है। वह अब न तो पार्टी के अध्यक्ष थे और न ही अमेठी के सांसद। उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। वह अपने राजनीतिक जीवन के सबसे निचले स्तर पर थे। चारों तरफ अंधेरा था, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। लेकिन अक्सर जब इंसान सब कुछ हार जाता है तभी उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत की तैयारी थी, एक ऐसी शुरुआत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय नंबर 7, बदलाव के बीज। खामोशी में एक नई रणनीति का जन्म। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे विशाल हार का सामना करता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वह हार मानकर बैठ जाए या फिर वह उस हार के कारणों पर चिंतन करे और एक नई शुरुआत की तैयारी करे। 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी ने दूसरा रास्ता चुना। वह अचानक से राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब हो गए। वह मीडिया से बात नहीं करते थे, रैलियों में नहीं जाते थे और संसद में भी बहुत कम बोलते थे। उनके विरोधी और मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने राजनीति त्याग दी है, वह डर कर भाग गए हैं। लेकिन यह खामोशी एक तूफान से पहले की शांति थी। यह एक आत्मचिंतन का दौर था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वह अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को और भारतीय राजनीति की बदलती सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वह करना शुरू किया जो शायद उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। उन्होंने भारत को फिर से अध्ययन करना और समझना शुरू किया, लेकिन इस बार एक राजनेता के तौर पर नहीं,
बल्कि एक आम इंसान के तौर पर। वह देश के अलग अलग हिस्सों में गए, लेकिन बिना किसी मीडिया कवरेज के। वह छात्रों से मिले, अर्थशास्त्रियों से बात की, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वक्त बिताया और किसानों और मजदूरों के छोटे छोटे समूहों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। वह यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के लोग असल में क्या सोचते हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनके डर क्या हैं। यह प्रक्रिया उन्हें उस इको चैम्बर से बाहर निकाल रही थी जिसमें ज्यादातर मुख्य नेता कैद रहते हैं। वह जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे थे। उन्हें यह समझ आ रहा था कि सिर्फ चुनावी भाषणों और राजनीतिक रणनीतियों से देश को नहीं समझा जा सकता। देश को समझने के लिए उसके लोगों के बीच जाना होता है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना होता है। इसी आत्मचिंतन के दौर में उनके विचारों में भी एक विशाल परिवर्तन आया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक दल यानी बीजेपी से नहीं है, बल्कि एक विचारधारा यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विचारधारा से है। उन्हें यह समझ आया कि जब तक वह इस वैचारिक लड़ाई को नहीं करेंगे, तब तक वह चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। अब उनके भाषणों का फोकस बदल गया। वह अब सिर्फ सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करते थे, बल्कि वह भारत के विचार, संविधान के मूल्यों और अनेकता में एकता की बात करने लगे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ मेल मिलाप वाली विचारधारा है और दूसरी तरफ विभाजन करने वाली। यह एक बहुत विशाल रणनीतिक परिवर्तन था। वह अब दिन प्रतिदिन की राजनीति से ऊपर उठकर एक विशाल और गहरी लड़ाई की जमीन तैयार कर रहे थे। सोशल मीडिया, जिसने उनकी छवि को बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, अब उसी सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनानी शुरू की। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल लोगों से सीधे संवाद करने के लिए किया। वह अब लंबे और गंभीर वीडियो बनाने लगे, जिनमें वह विशेषज्ञों के साथ अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे। उन्होंने अपनी उस पप्पू वाली छवि को समाप्त करने की कोशिश की और खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो गंभीर मुद्दों पर गहरी समझ रखता है। शुरुआत में लोगों ने इसका भी उपहास किया, लेकिन धीरे धीरे, खासकर युवाओं के बीच, उनकी बातों को सुना जाने लगा। लोग यह देखकर हैरान थे कि जिस व्यक्ति को नासमझ समझते थे, वह इतने जटिल विषयों पर इतनी स्पष्टता से बात कर रहा है। ये परिवर्तन के वे बीज थे जो खामोशी से बोए जा रहे थे। जमीन अभी भी बंजर थी, लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे एक नई फसल के मूल धीरे धीरे फैल रहे थे। राहुल गांधी समझ चुके थे कि अगर उन्हें राजनीति के इस खेल में वापस आना है, तो उन्हें खेल के नियम बदलने होंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो भारतीय राजनीति में पहले कभी न हुआ हो। उन्हें जनता के बीच जाना होगा, लेकिन इस बार वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि उनका दर्द सुनने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि कोई है जो उनके साथ उपस्थित है। और इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जो उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को बदलने वाला था, भारत मिलाप यात्रा। अध्याय नंबर 8, भारत की पदयात्रा। जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब एक अकेली यात्रा ने पूरे देश की दिशा बदल दी हो। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा इसका सबसे विशाल उदाहरण है। 2022 में राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही करने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी यात्रा की घोषणा की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत मिलाप यात्रा। यह कोई चुनावी यात्रा नहीं थी, यह एक पदयात्रा थी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। जब उन्होंने इसकी घोषणा की तो ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक और पॉलिटिकल स्टंट कहकर खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि राहुल गांधी कुछ दिन चलेंगे, थक जाएंगे और यात्रा बंद हो जाएगी। बीजेपी ने इसका उपहास करते हुए कहा कि यह परिवार बचाओ यात्रा है। किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि यह यात्रा भारतीय राजनीति पर कोई असर डाल पाएगी, लेकिन जो होने वाला था वह सबकी सोच से परे था। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत में उनके साथ कुछ 100 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे वह आगे जाते गए, लोगों का जनसमूह उनके साथ शामिल होता गया। यह किसी राजनीतिक रैली की भीड़ नहीं थी, यह आम लोगों का सैलाब था। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे थे। लोग घंटों तक मार्ग के किनारे उपस्थित होकर उनका इंतजार करते थे, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। राहुल गांधी भी सबसे मिल रहे थे। वह बच्चों को गले लगाते, बुजुर्गों का हाथ थामते, महिलाओं की समस्याएं सुनते और युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते। उन्होंने अपनी उस छवि को समाप्त कर दिया जो एक अभिमानी और पहुंच से दूर नेता की थी। वह अब लोगों के बीच के, लोगों के अपने राहुल बन रहे थे। इस यात्रा के दौरान उनका एक नया रूप भी सामने आया। उनकी दाढ़ी अधिक हो गई थी, उनके चेहरे पर धूप और धूल का असर साफ दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई ऊर्जा थी।
वह हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चलते थे और शाम को एक जनसभा को संबोधित करते थे। और इन सभाओं में उन्होंने एक नया नारा दिया, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। यह एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। एक ऐसे वक्त में जब देश में धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाई जा रही थी, राहुल गांधी प्यार, भाईचारे और एकता की बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि यह देश सबका है और इसे टूटने नहीं दिया जा सकता। उनकी यह बात सीधे लोगों के दिलों में उतर रही थी। मीडिया, जो सालों से उनकी नकारात्मक छवि दिखाता आ रहा था, अब मजबूर हो गया था इस यात्रा की तस्वीरें दिखाने के लिए। और इन तस्वीरों में एक बिल्कुल अलग राहुल गांधी दिख रहे थे, एक दृढ़, आत्मविश्वासी और सहानुभूति रखने वाला नेता। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह राहुल गांधी के लिए एक तपस्या की तरह थी। उन्होंने भारत की आत्मा को करीब से महसूस किया। उन्होंने उस दर्द, उस गरीबी और उस असमानता को देखा जो अक्सर विशाल शहरों की चकाचौंध में छिप जाती है। इस यात्रा ने उन्हें अंदर से बदल दिया। उनका डर खत्म हो गया। वह अब इस बात की परवाह नहीं करते थे कि मीडिया उनके बारे में क्या कहता है या उनके विरोधी उनका कितना उपहास करते हैं। उन्हें अपनी दिशा मिल गई थी, अपना मकसद मिल गया था। वह अब सत्ता के लिए नहीं, बल्कि एक विचार के लिए संघर्ष कर रहे थे, भारत के उस विचार के लिए जिसे वह बचाना चाहते थे। 135 दिनों तक चलने के बाद यह यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ समाप्त हुई। जब उन्होंने बर्फबारी के बीच हजारों लोगों के सामने अपना आखिरी भाषण दिया, तो उनकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। वह अब एक अनिच्छुक राजकुमार नहीं थे, न ही वह एक पप्पू थे। वह एक ऐसे नेता के रूप में उपस्थित थे जिसने पूरे देश को पैदल नाप लिया था, जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ था और जिसने अपने सबसे विशाल आलोचकों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद उन्होंने इस इंसान को समझने में गलती कर दी। भारत मिलाप यात्रा ने राहुल गांधी को एक नया जीवन दिया था, एक नया अवतार दिया था। लेकिन क्या यह नया अवतार चुनावी राजनीति की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? यह सवाल अभी भी बाकी था। अध्याय नंबर 9, एक नया अवतार। संसद से मार्ग तक एक निडर आवाज। भारत मिलाप यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक कायाकल्प था। जब राहुल गांधी दिल्ली वापस लौटे तो वह वही पुराने राहुल नहीं थे। उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का अंदाज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल चुका था। वह जो तपस्या करके आए थे, उसकी आग उनकी आंखों में साफ दिख रही थी। अब वह रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब चुप नहीं रहेंगे, बल्कि सत्ता से सीधे और तीखे सवाल पूछेंगे। और इसका सबसे विशाल सबूत संसद के बजट सत्र में देखने को मिला, जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लिया। उस दिन संसद में जो हुआ, उसने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के संबंधों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने तस्वीरों और दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि सरकार अपने नियमों को ताक पर रखकर एक खास उद्योगपति को फायदा पहुंचा रही है। उनका भाषण इतना तथ्यात्मक और आक्रामक था कि सत्ता पक्ष के सांसद भी हैरान रह गए। बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह रुके नहीं। उन्होंने वह सब कुछ कहा जो वह कहना चाहते थे। यह वह राहुल गांधी नहीं थे जो बोलने से हिचकिचाते थे। यह एक निडर योद्धा था जो अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा था। इस भाषण के बाद उनकी राजनीतिक छवि में एक जबरदस्त उछाल आया। जो लोग उन्हें अब तक गंभीरता से नहीं लेते थे, वे भी उनकी तारीफ करने लगे। उन्हें लगा कि देश को एक ऐसे विपक्षी नेता की जरूरत है जो सरकार से डरता ना हो। लेकिन इस नए अवतार की उन्हें एक विशाल कीमत भी चुकानी हुई। उनके भाषण के कुछ ही हफ्तों बाद गुजरात की एक अदालत ने एक पुराने मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। यह मामला 2019 के उनके एक भाषण से संबंधित था। सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। एक प्रमुख विपक्षी नेता को संसद से बाहर कर दिया गया था। उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस मिल गया। बीजेपी को लगा कि इससे राहुल गांधी हताश हो जाएंगे और उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस घटना ने राहुल गांधी को एक नायक बना दिया। लोगों को लगा कि उन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है। विपक्ष की सारी पार्टियां उनके समर्थन में एकजुट हो गईं। यह एक तरह से विपक्ष के गठबंधन इंडिया की नींव रखने वाली घटना बन गई। संसद से बाहर होने के बाद भी राहुल गांधी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी लड़ाई को मार्ग पर जारी रखा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रैलियां की और लोगों को बताया कि उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे, चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना हो जाए। उनका यह निडर रवैया लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई।
जब वह संसद वापस लौटे तो उनका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। इस पूरी घटना ने उनकी छवि को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब एक दुखियारे नहीं बल्कि एक लड़ाकू के रूप में देखे जा रहे थे, एक ऐसा नेता जो सत्ता के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस नए अवतार ने 2024 के आम चुनावों के लिए मंच तैयार कर दिया था। अब लड़ाई बराबरी की लग रही थी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी का नया और जुझारू अवतार। यह एक ऐसा महासंग्राम होने वाला था जिसका नतीजा अप्रत्याशित होने की पूरी संभावना थी। अध्याय नंबर 10, 2024 का महासंग्राम। जब उम्मीदों ने नतीजों को चौंका दिया। 2024 के आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक माने जा रहे थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो 400 पार के नारे के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रहे थे। उनका अभियान बहुत भव्य और आक्रामक था। ऐसा लग रहा था कि विपक्ष उनके सामने कहीं टिक ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ था इंडिया गठबंधन, जिसका चेहरा अनौपचारिक रूप से राहुल गांधी ही थे। किसी को भी इस गठबंधन से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। ज्यादातर मीडिया सर्वे और राजनीतिक पंडित यह मानकर चल रहे थे कि बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी और कांग्रेस एक बार फिर 100 सीटों के नीचे सिमट जाएगी। लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम की योजना कुछ और ही थी। इस बार राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का तरीका बदल दिया। उन्होंने विशाल रोड शो और रैलियों की जगह छोटी छोटी सभाओं और लोगों से सीधे संवाद पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अपने अभियान के केंद्र में 2 मुख्य मुद्दे रखे, संविधान और सामाजिक न्याय। हाथ में हमेशा भारत के संविधान की एक लाल रंग की किताब होती थी। वह अपनी हर सभा में उस किताब को दिखाते और कहते कि यह चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आई तो वह संविधान को बदल देगी और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देगी। यह एक ऐसा मुद्दा था जो सीधे तौर पर देश के एक बहुत विशाल वर्ग से संबंधित था। उनका दूसरा मुख्य मुद्दा था सामाजिक न्याय। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया और कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। उनका प्रचार करने का तरीका बहुत सरल लेकिन प्रभावी था। वह अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मिलकर एक बहुत ही ऊर्जावान अभियान चला रहे थे। जहां बीजेपी का अभियान बहुत ज्यादा केंद्रीकृत और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर निर्भर था, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस ने कई स्थानीय नेताओं को भी आगे रखा। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने से परहेज किया, जो उन्होंने 2019 में किया था। इस बार उनका फोकस पूरी तरह से मुद्दों पर था। उनका अभियान धीरे धीरे जमीन पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया इसे दिखाने को तैयार नहीं था। वह अभी भी यही दिखा रहा था कि देश में मोदी लहर चल रही है। 4 जून 2024 को जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो जो नतीजे आने शुरू हुए उन्होंने सबको चौंका दिया। बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े यानी 272 सीटों से काफी दूर रह गई। उसे सिर्फ 240 सीटें मिली। 400 पार का नारा एक उपहास बनकर रह गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सबको हैरान करते हुए 99 सीटें जीती, जो पिछले 2 चुनावों के मुकाबले लगभग दोगुनी थी। इंडिया गठबंधन ने मिलकर 233 से ज्यादा सीटें हासिल की। यह नतीजे किसी भी एग्जिट पोल से मेल नहीं खाते थे। यह भारतीय मतदाताओं का एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राहुल गांधी खुद रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से भारी अंतर से चुनाव जीते। इस चुनाव ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति के केंद्र में फिर से स्थापित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने एक हारी हुई बाजी को लगभग पलट ही दिया था। भले ही वह सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष को एक मजबूत संदेश दे दिया था कि अब देश में एक शक्तिशाली विपक्ष मौजूद है। यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे विशाल जीत थी, एक ऐसी जीत जो हारकर भी जीती गई थी। और इस जीत ने उनके लिए एक नई और बहुत विशाल जिम्मेदारी का दरवाजा खोल दिया था। अध्याय नंबर 11, विपक्ष का नेता, एक नई भूमिका, एक नई शुरुआत। 2024 के चुनाव नतीजों ने भारतीय संसद की तस्वीर बदल दी थी। 10 साल बाद देश को एक मजबूत विपक्ष मिला था और उस विपक्ष का सर्वसम्मत नेता कौन होगा, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं था। वह थे राहुल गांधी। सालों तक जिम्मेदारियों से दूर रहने के आरोपों का सामना करने वाले राहुल गांधी ने इस बार कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव को स्वीकार किया और लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने के लिए तैयार हो गए। यह एक ऐतिहासिक पल था। यह सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि उनकी सालों की मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी तपस्या का परिणाम था। यह उस व्यक्ति के लिए एक सम्मान था जिसे खत्म करने की हर संभव कोशिश की गई।
लेकिन जो हर बार और ज्यादा मजबूत होकर वापस आया। विपक्ष का नेता बनना उनके लिए एक कांटों भरा ताज है। यह एक बहुत विशाल जिम्मेदारी है। अब उन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी की बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की आवाज बनना है। उन्हें संसद के भीतर और बाहर सरकार की नीतियों पर नजर रखनी है, जनहित के मुद्दों को उठाना है और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार अपनी जवाबदेही से भागे नहीं। उनकी पहली परीक्षा संसद के सत्र में ही हो गई, जब उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में अपना पहला भाषण दिया। उनका भाषण संतुलित, तथ्यात्मक और बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने सरकार को बधाई दी, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेगा, बल्कि सहयोग के साथ साथ अपनी निगरानी की भूमिका भी पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उन्होंने नीट परीक्षा में हुई धांधली और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा और युवाओं की आवाज को संसद में उठाया। उनके भाषण ने यह तय कर दिया कि आने वाले 5 साल सरकार के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा फ्रॉम रिडिक्यूल टू रिसर्जेंस की एक असाधारण कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप पर खुद पर विश्वास है और आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। यह कहानी बताती है कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हार के बाद फिर से कैसे स्थापित होते हैं। एक अनिच्छुक राजकुमार से लेकर एक पप्पू तक और फिर एक निडर जननेता और विपक्ष के नेता तक, राहुल गांधी का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने अपनी विरासत का बोझ भी उठाया है और अपने परिवार को खोने का दर्द भी सहा है। उन्होंने राजनीतिक हमलों की सबसे क्रूर आंधी का भी सामना किया है और निराशा के सबसे गहरे अंधेरे को भी देखा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज वह जिस मुकाम पर हैं, वह उनकी अपनी मेहनत और लगन का नतीजा है। लेकिन यह सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण दौर की शुरुआत हुई है। अध्याय नंबर 12, विपक्ष की हुंकार। संसद से मार्ग तक अब आवाज बुलंद है। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि वह इस नई भूमिका को पूरी गंभीरता और आक्रामकता के साथ निभाने वाले हैं। वह अब सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उस आवाज के प्रतीक हैं जो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमें नीट और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के मामले में देखने को मिला। राहुल गांधी इस मुद्दे पर छात्रों की आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने संसद के अंदर इस विषय पर चर्चा की मांग की और सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह देश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और इस मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह दिखाता है कि वह अब जमीनी मुद्दों को सीधे संसद के पटल पर लाने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। उनकी रणनीति सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं है, वह एक साथ 2 मोर्चों पर सक्रिय हैं, एक संसद के भीतर और दूसरा जनता के बीच मार्ग पर। बिहार में होने वाले चुनावों से पहले उन्होंने वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के माध्यम से वह सीधे जनता के बीच जा रहे हैं और उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं में हेरफेर करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। वह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर वोट की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जो भारतीय राजनीति में एक बहुत ही सीधा और तीखा हमला है। यह बताता है कि वह अब राजनीतिक जोखिम लेने से नहीं डरते और अपनी बात को पूरी ताकत से जनता के सामने रख रहे हैं। हाल के सर्वे और जनमत के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि उनकी लोकप्रियता में एक अहम उछाल आया है। लोग अब उन्हें एक गंभीर और परिपक्व नेता के रूप में देख रहे हैं, जो विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह राहुल गांधी का एक नया अवतार है, एक ऐसा नेता जो अपनी विफलताओं से सीखकर और भी मजबूत हुआ है। उनकी राजनीतिक रणनीति में भी एक गहरा परिवर्तन आया है। वह अब व्यक्तिगत हमलों की जगह संस्थागत मुद्दों जैसे संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है जो न केवल सत्ता को चुनौती देती है, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी कहानी का एक नया और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अब शुरू हुआ है। वह अब सिर्फ एक चुनौती देने वाले नहीं हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के केंद्रीय स्तंभ बन गए हैं, जिनकी हर चाल पर पूरे देश की नजर है। तो यह थी राहुल गांधी के अब तक के सफर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी किसी को उसकी बाहरी छवि या दूसरों के द्वारा बनाए गए नैरेटिव के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है और हमें उस कहानी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद